तो फिल्म की शुरुआत में हम ईवा को देखते हैं। ईवा एक प्रिंसेस है जिसे एक आदमी राजा शोरन की कहानी सुनाता है। उनके पास एक जादुई ताज था जिससे वो कुछ भी कर सकते थे। वो ताज सबकी ख्वाहिशें पूरी करता था और सब उसे पाना चाहते थे। उन्हीं लोगों में था एक जफर नाम का जादूगर जो राजा को मार कर वो ताज लेना चाहता था। लेकिन राजा का जादू इतना ज्यादा ताकतवर था कि जफर राजा को अपने जादू से मार नहीं पाता और ना ही उनका ताज ले पाता है। इसलिए गुस्से में अब वो राजा को श्राप यानी कर्ज दे देता है कि तुम हजारों सालों तक अकेले रहोगे और तुम्हें देखने वाला हर आदमी पत्थर का हो जाएगा। ईवा को इस सब पे यकीन नहीं था। तब उस आदमी ने कहा, नहीं प्रिंसेस, ये सारी बातें सच हैं और राजा शेरोन के जाद हुई ताज की मदद से आप अपने डैड को भी ठीक कर सकते हैं जो काफी अरसे से बहुत ज्यादा बीमार थे। सीन कट होकर अब हमें एक मार्टी नामी आदमी को दिखाया जाता है। वो अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन बहुत अच्छा लोहार है। राजा के सभी सिपाहियों के हथियार वो खुद बनाता है। वो हथियार ही बना रहा था कि एक आदमी ने आकर उससे पूछा, क्या राजा किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं? तभी मार्टिन की मम यहाँ आई और बोली, नहीं, राजा तो बीमार है। राजा का सलाहकार राजा के खिलाफ ही जंग की तैयारी कर रहा है। बेईमान है वो राजा की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। यहीं पर दोबारा हम ईवा को देखते हैं जो अपने डैड के पास आई थी। अपने डैड से कहती है, मैं जान गई हूँ, आपके इलाज का एक तरीका है। मैं जरूर शेरोन का ताज लेकर आऊंगी जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तब राजा ने उसे कहा, नहीं मेरा बच्चा, ये सब कहानियां हैं। यहाँ पर कोई शहरों नहीं और ना ही कोई जादुई है। तुम बस किसी राजा को ढूंढो जिससे तुम शादी कर लो और फिर वह मेरी ये सारी सल्तनत संभाल ले। उसकी ये बात सुनकर ईवा दुखी होकर यहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसे होजो ने रोक लिया। राजा का सलाहकार जो ईग्गा को बताता है कि राजा शेरोन की कहानी बिल्कुल सच है। राजा शेरोन के महल तक जाने का रास्ता एक मैप में आपके डैड ने सबसे छुपा कर रखा है। असल में सभी राजा शेरोन के ताज को ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन जो जो भी किया आज तक वह वापस नहीं आया। इसीलिए अब आंचा डरते हैं कि वहां कोई न जाए। लेकिन अगर आप भाई होते तो वो जरूर राजा के लिए खतरा मोल ले लेते। ईवा ने उसकी बातों को मान लिया, यह सोचे बगैर कि वह कोई चाल भी चल रहा होगा। रात होने पर ईवा ने राजा के कमरे से नक्शा चुरा लिया और अपने घोड़े पर सवार हो घर यहां से बाहर निकल गई। राजा शेरोन के ताज को लेने के लिए बाहर जाने से पहले ईवा ने बहुत बड़ा गाउन पहन लिया था। इस गाउन की वजह से सिपाही ईवा को पहचान नहीं पाए। वो चोर समझ के ईवा को रोकने लगे, लेकिन ईवा अपने घोड़े से सबको धकेल हुए यहां से निकल गई। वो जो यह सब देख रहा था उसने ईवा को रोका नहीं और उसके यहां से जाते ही राजा को जाकर उसने ये खबर दे दी कि ईवा यहां से भाग गई है। शाहिद राजा शेरोन का ताज लेने के लिए ये सुनकर राजा डर गए और राजा ने उसे कहा, जाओ सारे सिपाहियों को भेजो, फौरन मेरी बेटी को ढूंढने के लिए। मुझे मेरी बेटी जिंदा सलामत वापस चाहिए। जिस पर होजू बोला, ऐसे तो मुमकिन नहीं, यहां मुझे किसी को भी हुक्म देने की अथॉरिटी नहीं है। अगर आप मुझे यहाँ का राजा बनाए तो मैं आपकी बेटी को ढूंढने का काम कर सकता हूँ। राजा जो अपनी बीमारी से पहले ही परेशान थे, अपनी बेटी की साना का गम वो बर्दाश्त ही कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने तब तक के लिए होजो को बादशाह बना दिया जब तक शहजादी यानी ईवा वापस लौट कर नहीं आती। यह सुनकर होजो बहुत ज्यादा खुश हो गया क्योंकि उसका प्लान सही से काम कर गया था। वैसे भी राजा शहर के महल से आज तक कोई वापस नहीं आया था। वो युवा को तलाश करवाने के लिए भी किसी को नहीं भेजता क्योंकि अब उसे ईवा की जरूरत ही नहीं थी। जो अब अपने कमरे में जाकर अपने जादुई शीशे में किसी से बात करता है जिससे उसने बताया कि अब राजा ने मुझे यहाँ का नया राजा बना दिया है। मैं जल्द ही यहाँ की दूसरी सल्तनत पर भी हमला करके उन सबको भी अपना बना लूंगा और फिर पूरी दुनिया पे राज करूंगा। देखना राजकुमारी, राजा शेरन के महल जा रही है। वो तुम्हारे करीब से होकर गुजरेगी। उसे कभी वापस आने के लायक तो छोड़ना। उनकी यह बात खत्म हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दोबारा मार्टिन को दिखाया जाता है जो इस वक्त जंगल में था। अंधा होने के बावजूद भी वो बड़े अच्छे से सारे काम कर रहा था और अब वो एक क्रिसमस ट्री लेकर घर आता है जहां उसकी मम उसे डांटते भी हैं, तुम क्यों रोज रोज इतने खतरों में चले जाते हो? तब मार्टिन कहता है, मम आप फिक्र ही ना किया करें, मैं सारे काम कर सकता हूँ। बेशक मेरी आंख नहीं, लेकिन मेरी बाकी सब सेंसेस ज्यादा काम करती हैं। वो क्रिसमस ट्री लेकर आया था क्योंकि आने वाले दिनों में क्रिसमस आने वाला था और वो इस ट्री को खुद सजाना चाहता था। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे कि दिखाया गया कि ईवा भी इनके शहर में पहुंच गई। ईवा को अपनी पुरानी तलवार की धार लगवानी थी
जब उसने लोगों से किसी लोहार के बारे में पूछा तो लोग उसे मार्टिन के घर ले गए। मार्टिन उसके करीब जाता है और उससे पूछता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ईवा कहती है, मुझे अपनी तलवार की धार लगवानी है और अपने घोड़े की नाल भी डलवानी है। मार्टिन ने कहा, जब तक मैं ये सब करूं आप मेरी मॉब के पास रह सकती हैं। ईवा उसकी बात मानते हुए उसके घर का दरवाजा नॉक करने लगी। बोरत जैसे ही बाहर निकली तो खुशी से हाँप गई। वो ईवा को पहचान गई थी। एक प्रिंसेस को अपने घर देखकर वो इतना कंफ्यूज हो गई कि उसे समझ नहीं आया क्या करें। उसने प्रिंसेस को अपने घर पर बिठाया और अपने घर पर बनी हर चीज उसके सामने रख दी। ये लोग बातें करने लगे। कुछ ही देर में मार्टिन उसकी तेज हुई तलवार उसके पास ले आया और यहाँ बातों ही बातों में ईवा ने इन दोनों को बताया कि वह शेरोन के महल की तरफ जा रही है। यह सुनकर मार्टिन की मॉम बहुत ज्यादा डर गई और बोली, आप इतना खतरा मोल क्यों ले रही है? आज तक कोई भी वहां से नहीं बच के आया। जिस पर ईवा ने कहा कि मुझे अपने डैड को किसी भी हाल में ठीक करना है और ये खतरनाक कदम अब मुझे उठाना ही होगा। मार्टिन की मॉम जानती थी कि ईवा उसकी बात नहीं मानेगी, तो तब उसने ईवा से कहा कि आप आज रात यहीं पर गुजार लें। रात को वो इतना खतरनाक सफर ना करें। सुबह होने पर अपना सफर कंटिन्यू कर लीजिएगा। उसके कहने पर ईवा सोने के लिए चली गई और कुछ देर बाद मार्टिन ने अपनी मॉम से कहा, मॉम, मैं भी प्रिंसेस ईवा के साथ जाऊंगा। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, बेवकूफ तो यही हो गए, इतने खतरे में मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तब मार्टिन ने कहा, मॉम, हम प्रिंसेस को भी अकेले जाने तो नहीं दे सकते। ना मार्टिन को जिद करता देखकर उसकी मॉम को कुछ समझ नहीं आई और उन्होंने मार्टिन की चाय में सोने की दवाई मिलाकर उसे पिला दी। सुबह देर से मार्टिन की आंख खुली और जब उसने अपनी मोहम से ईवा के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि ईवा तो सुबह होते ही निकल गई थी। मार्टिन को शक हो गया था कि उसकी मॉम ने ही उसके साथ की चाल चली है। अब यहाँ करीब उसे प्रिंसेस की खुशबू आ रही थी। खुशबू का पीछा करते हुए वो एक जगह पर पहुंचा तो वहां प्रिंसेस का रुमाल था। वह जब रुमाल पकड़े बैठा था तो तब उसकी मॉम ने कहा, मार्टिन, क्या आज तुम्हें कोई काम नहीं करना? ऐसे क्यों बैठे हो? अपनी मॉम की बात सुनते हुए वो लकड़ियां काटने लगा, लेकिन उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे प्रिंसेस का घोड़ा या प्रिंसेस करीब ही है। उसकी सोच बिल्कुल ठीक थी। कुछ ही सेकंड्स में प्रिंसेस का घोड़ा यहां आ गया, जिसे देखकर मार्टिन समझ गया कि जरूर प्रिंसेस किसी खतरे में है। तभी घोड़ा अकेला वापस आया है। भागकर वह घर के अंदर गया और उसने कपड़े पहन लिए। उसने प्रिंसेस को बचाने का फैसला कर लिया था। पहले तो उसे उसकी मोम ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका अटल फैसला देखते हुए उन्होंने उसकी बचाव के लिए एक कुल्हाड़ी उसे दी और साथ ही उसे खाने का कुछ सामान भी दिया। और फिर मार्टिन चला गया प्रिंसेस को बचाने के लिए। घने जंगलों से होता हुआ आखिर वो उस एरिया में पहुंच ही गया था जहां से आगे वो लंबी पहाड़ियां शुरू होती थीं, जिसके पीछे था शहर का महल। यह घोड़ा अब आगे नहीं जा रहा था। तब उसे अपनी मॉम की बात याद आई कि वो जगह इतनी खतरनाक है कि वहां जानवर भी जाने से डरते हैं। अब वो समझ गया था कि ये घोड़ा आगे नहीं जाएगा। आगे का सफर उसे अकेला ही तय करना पड़ेगा। अपनी गुड़हाड़ी से रास्तों को जांच हुए वो एक दरवाजे तक पहुंचा, जिसके अंदर की तरफ एक छोटी सी सड़क और एक और दरवाजा था। वो दरवाजा शेरोन की शक्ल का बना हुआ था और शेरोन की मूर्ति के कान में एक गॉब्लिन यानी एक बोना बैठा था, जो मार्टिन को देखते ही समझ जा है कि मार्टिन अंधा है और उसे बेवकूफ बनाने के लिए बोलता है, मैं यहाँ का गार्ड हूँ, तुम मुझे कुछ दिए बगैर यहाँ से आगे नहीं जा सकते। मार्टिन कंफ्यूज हो गया और बोला, मैं तो एक आम सा लोहार हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सिक्का नहीं। तब गॉब्लिन ने पूछा, तुम्हारे इस बैग में क्या है? वो बोला, बस खाने पीने की चीजें, जिसे देखकर गॉब्लिन के मुंह में पानी आ गया। एक बन मार्टिन अब थोड़ी दूरी पे रख देता है ताकि उसे गार्ड उठा ले। उसे नहीं पता था कि ये गोब्लिन है। गोब्लिन ने जब ये बन टेस्ट किया तो उसे बहुत मजे का लगा और लालच में वो अबार्टिन की बैग में घुसने लगा। आवाजों से मार्टिन समझ गया कि यहाँ पे कोई है और उसने जल्दी से गोब्लिन को पकड़ भी लिया। इतने छोटे से को पकड़कर वो हैरान था। मार्टिन ने उसे कहा, इतने छोटे हो, कितना बड़ा झूठ बोल लेते हो और चोरियां भी कर लेते हो। तब गॉब्लिन ने कहा, असल में मुझे बहुत भूख लगती है और जंगल में कई दिनों तक खाने को नहीं मिलता। इतना अच्छा खाना है, कैसे छोड़ दूं? ये सुनकर मार्टिन हंसा और मार्टिन ने उसे एक और बंद दे दिया। खुश हो गॉब्लिन ने भी उसकी मदद करने का फैसला किया और उसे बताया, मैं जानता हूं तुम प्रिंसेस को ढूंढते हुए यहां आए हो। रास्ते में चलते हुए तुम्हें एक विच यानी एक डाइंग मिलेगी। वह तुम्हारी मदद करेगी
और तुम्हें प्रिंसेस तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। लेकिन हाँ, याद रखना, उस विच के चुंगल में ना फंस जाना, और अगर विच तुम्हें अपने घर ले गए तो उसकी बिल्ली को जरूर अपने साथ ले लेना। उसकी ये बातें सुनने के बाद मार्टिन अब अपने सफर को कंटिन्यू कर देता है, और हम देखते हैं कि गोब्लिन अभी भी उसका पीछा कर रहा था। सिर्फ उसके खाने के लिए चलते हुए मार्टिन के रास्ते में आ जाती है एक नदी, जिसका अंदाजा उसे अपनी कुहार से हुआ था। वह इस नदी की गहराई का अंदाजा लगाने के लिए पास पड़े हुए कुछ पत्थर फेंककर ये बात पता चलाता है कि यह नदी ज्यादा गहरी नहीं, वो इसे पार कर सकता है। सारे कपड़े उतारकर वो नदी को पार कर लेता है और दोबारा से कपड़े पहनकर अपना सफर शुरू कर देता है। नदी पार करते ही थोड़ी ही दूरी पर उसे वो डाइंग मिल ही जाती है, जिसके बारे में गोब्लिन ने उसे बताया था। ये विच बहुत ही अजीब शक्ल की थी। मार्टिन ने जब उससे प्रिंसेस के बारे में पूछा तो वो विच बोली, असल में मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। कोई आई तो होगी प्रिंसेस यहाँ पे, लेकिन कहाँ गई होगी मुझे याद नहीं। मैं अपनी सारी बातें अपनी डायरी में लिख लेती हूँ। अगर तुम्हें पता चलाना है तो तुम मेरे घर आ जाओ, और डायरी से पढ़कर मैं तुम्हें बता दूंगी कि वो कहाँ की तरफ गई है। भोला मार्टिन उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आता हुआ उसके घर चला गया। विच ने जाकर उसे एक स्टूल पर बैठा दिया और दिल ही दिल में सोचा, आज तो इस अंधे का गोश्त खाने को मिलेगा। वो मार्टिन को ट्रैप करने के लिए दूध ने बेहोशी की दवाई मिलाकर मार्टिन को दे देती है। मार्टिन जैसे ही ये सुनता है तो उसे गड़बड़ महसूस हो जाती है, और गोब्लिन की सारी बातें भी याद आ जाती हैं कि गोब्लिन ने कहा था, इस बुढ़िया से होशियार रहना। अब उसने अपना दिमाग लगाया और विच से बोला कि मुझे बाहर से आवाजें आ रही हैं, शायद बाहर तुम्हें कोई बुला रहा है। विच भागती हुई बड़ी तेजी से बाहर गई कि आज तो एक और शिकार भी मिल गया। उतने में ही पीछे से मार्टिन ने विच के दूध के साथ अपना दूध बदल दिया, और जब विच वापस आई तो वो बोली, बाहर तो कोई भी नहीं था, तुम्हें वहम हुआ होगा। चलो जल्दी से, शाबाश, अब दूध पी लो। मार्टिन ने भी दूध पी लिया और फिर बेहोशी का नाटक करने लगा, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे विच नहीं मानेगी। विच अब खुशी खुशी आग चलाने लगी कि वह मार्टिन को पका लेगी, लेकिन इतने में खुद ही बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो मार्टिन ने उसे उबलते हुए पानी के ऊपर लटकाया हुआ था। वो बोला, बताओ मुझे प्रिंसेस के बारे में, नहीं तो मैं तुम्हारा आई सूप बना दूंगा। विच डर गई और उसने सच सच मार्टिन को बता दिया कि प्रिंसेस किस रास्ते पर गई थी। इसके बाद वो विच बोली, मुझे नीचे तो उतारो, लेकिन मार्टिन उसे उतारे बगैर वहां से चल पड़ा। मार्टिन अब आगे की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थीं। ये पहाड़ियां तो हर कदम पे मुश्किलें लेकर आ रही थीं। एक तो ऊंचाई में ये पहाड़ी थी। मार्टिन को ऊपर की तरफ चढ़ते हुए बहुत मसला हो रहा था। अब यहाँ गोब्लिन उसकी मदद करने के लिए बोला, जिस पहाड़ी पे तुम चढ़ रहे हो ना, ये बहुत पतली है। अगर तुम गिर गए तो फंस जाओगे, निकलना आसान नहीं होगा। पर मार्टिन हिम्मत करता रहा। कुल्हाड़ी से ऊपर की ऊंचाइयों का अंदाजा लगाते हुए वो ऊ की तरफ चढ़ता रहा। पीछे से विच ने भी पास पड़ी एक कुल्हाड़ी को उठाया और अपनी रस्सी को तुड़वा कर आजाद हो गई। उसने फौरन शीशे में किसी से बात करना शुरू की। यह और कोई नहीं बल्कि होजो ही था, जिसे उसने बताया कि मुझे लगता है अब तुम्हारा कर्ज टूट जाएगा। होजो बोला, क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानती हो वो कर्ज मैंने ही दिया है। मैं ही हूं असली सफर जो 1000 साल से जिंदा है। मैं ही वो जादूगर हूं जिसने वह शराब दिया था। मैं अभी नहीं मरा तो वह शराब कैसे टूट सकता है? तब बूढ़ी औरत बोली कि अगर कोई एक दिन तक बिना शिरोन को देखे उसके साथ गुजार दे तो उसका शराब टूट जाएगा, और अब मार्टिन नामी बंदा तुम्हारा ये शराब तोड़ देगा, क्योंकि वह अंधा है और वह शेरोन के महल की तरफ जा रहा है। ये सुनकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह फौरन अपना काला जादू चलाते हुए काले धुएं छोड़कर फौरन ही मार्टिन के पीछे आ गया। इस टाइम मार्टिन एक अजीब सी पहाड़ी पर था, जिस पर ये चढ़ना कई मुश्किल था। मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए अपना पूरा जोर लगाते हुए वह ऊपर चढ़ने लगा। इस अंधे को ऊपर चढ़ता देखकर जफरकिनी होजो हैरान परेशान हो गया, और उसने अपने जादू से पहले यहाँ गोब्लिन को पत्थर बना दिया, जो उसे देख सकता था और मार्टिन की मदद कर सकता था। और फिर उसने मार्टिन को भी पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि वह जमीन से टकरा जाता और उसे कुछ हो जाता हो, जो गिनी जादूगर जफर गॉब्लिन की आवाज में उससे कहता है, तुम नीचे गिरने वाले थे और मैंने अपने जादू से तुम्हें बचा लिया। करो मेरा मार्टिन उसका शुक्रिया अदा करता है। गोब्लिन की आवाज में ये जादूगर दोबारा उससे कहता है कि जब तक राजा शेरोन जिंदा है उसका श्राप भी जिंदा रहेगा। तुम अगर वहां जाकर राजा शेरोन को मार दोगे तो उसका श्राप खत्म हो जाएगा।
तुम राजकुमारी को भी बचा लोगे और राजा को भी। ये सुनकर मार्टिन ने उसे इस मर्तबा भी मशवरा देने के लिए शुक्रिया किया और दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। आखिरकार वो इतनी तंग और मुश्किल पहाड़ी के ऊपर चढ़ ही गया, जिसके आगे फाइनली उसे राजा शेरोन का खंडराई मिल ही जाता है। अंदर जाने पर हर चीज पत्थर की बनी हुई थी, क्योंकि इन चीजों को राजा शेरोन ने देख लिया था। यहाँ पर बहुत से लोग भी पत्थर की मूर्ति बने हुए थे, जिन्होंने शेरन की आंखों में देख लिया था। वह इन्हें पत्थरों की मूर्तियों को पकड़ता पकड़ता आगे पहुंचता है। एक मूर्ति के पास पहुंचने पर उसे बिल्कुल प्रिंसेस के कपड़ों जैसी स्मेल आ रही थी, और वह समझ गया कि यही प्रिंसेस है राजा शेरोन। अब इस आदमी को देखकर हैरान हुआ। वो कई मर्तबा राजा शेरोन की तरफ मुंह कर चुका था और राजा उसे देख भी चुका का था, लेकिन फिर भी वह पत्थर का नहीं बना। दुखी शरण हैरान होकर उससे पूछता है, तुम पत्थर के क्यों नहीं बने? अभी तक मार्टिन बताता है, क्योंकि मैं अंधा हूं, तुम्हें देख नहीं सकता। मैं यहां पर तुम्हारा श्राप तोड़ने के लिए आया। शेरोन भी 1000 साल से इस तन्हा लाइफ से तंग आ चुका था। उसने मार्टिन से पूछा, तुम्हारे पास कौन सा रास्ता है शराब तोड़ने का? तब मार्टिन ने बताया कि मुझे एक गोबलिन से पता चला है कि आपको अगर मार दिया जाए तो आपका श्राप टूट जाएगा। अपनी जिंदगी से तंग शहरों ने उसके सामने घटने देखती है और उसे कहा, मार दो मुझे, अगर इसमें ही सबकी भलाई है तो मार दो। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर इस चीज की मुझे सजा मिलती है तो दो मुझे सजा। मार्टिन ने उसे मारने के लिए कुल्हाड़ी उठा भी ली, लेकिन उसे शेरोन को मारना अच्छा नहीं लगा। उसने शेरोन से कहा, आपने आज तक किसी को नहीं मारा, कोई जुल्म नहीं किया, तो आपको यह सजा क्यों मिले? यह सब सुनते हुए अब अचानक से जादूगर जफर इनके सामने आ जाता है। वो मार्टिन से कहता है, तुमने इसे मारा नहीं, मेरा सारा प्लान तुमने चौपट कर दिया। अब देखना, मैं तुम्हें बताता हूं। वो अपने काले जादू से मार्टिन को उठाकर नीचे पटक देता है। मार्टिन इस मर्तबा खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं उस टाइम समझ गया था कि वो गॉबलिन नहीं, कोई और ही बोल रहा है। शुक्र करो मैंने राजा को मारा नहीं, वरना मेरे हाथ से बहुत बड़ा जुर्म हो जाता। उसकी ये बातें सुनकर जादूगर को एक और मर्तबा गुस्साया और उसने मार्टिन को अपने काले जादू में जकड़ लिया। जब मार्टिन बिल्कुल मरने के करीब था, तो जादूगर ने उसे दोबारा जमीन पर फेंक दिया और बोला कि मैं तुम्हें तड़प्पा तड़पा कर मारूंगा। तड़पते हुए मार्टिन के पास शेरोन ने उसकी ही कुल्हाड़ी फेंकी। कुल्हाड़ी को अपने पांव के पास लगते ही मार्टिन समझ गया कि उसे क्या करना है। यहाँ जादूगर भी एक ही बार में अब मार्टिन को मारने की तैयारी कर रहा था, और ये बात उसने मार्टिन से कह भी दी। इससे पहले कि वो अपना जादू करता और मार्टिन को मार देता, एकदम से मार्टिन कुल्हाड़ी उठाकर घुमाते हुए उसके सीने में फेंक देता है, जिससे जफर का काला जादू यहीं पर भस्म होने लग जाता है। इसके बाद करीब जाकर मार्टिन उसके सीने से जैसे ही कुल्हाड़ी निकालता है, तो जादूगर मर जाता है और काला धुआं चारों तरफ फैल जाता है। उसकी बॉडी भी काले धुएं में मिल जाती है, और यहाँ पर एक छोटा सा चूहा रह जाता है, जो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मार्टिन की बिल्ली, जो मार्टिन विच के घर से लेकर आया था, वो उस चूहे को पकड़कर खा जाती है, और ऐसे सफर का सारा किस्सा तमाम हो जाता है। राजा शेरोन के ऊपर से उसका श्राप गिनीकर्स भी टूट जाता है, और यहाँ पत्थर के सभी बने लोग भी आसात हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। मार्टिन की यह बहादुरी देखकर शेरन बहुत खुश था। 1000 साल बाद वो आजाद हुआ था, और इसकी वजह सिर्फ मार्टिन की बहादुरी थी। उसने मार्टिन से पूछा, बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं अभी पूरी कर देता हूँ। मार्टिन बोला, मैं सिर्फ यहाँ प्रिंसेस ईवा को बचाने आया था, इसके अलावा कुछ नहीं। शेरोन को उसकी खुददारी भी पसंद आई, और वह बोला, मैं जानता हूँ मार्टिन खुद कुछ नहीं मांगता, लेकिन शेरोन जानता था कि इस समय उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है। वह मार्टिन को उसकी आंखों की रोशनी लौटा देता है। पहली बार दुनिया को देख पाने की खुशी में मार्टिन की आंखें चमक उठती हैं। अब सभी जाने ही वाले होते हैं कि तभी शेरोन उन्हें रोककर कहता है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और जल्द ही यह दुनिया छोड़ दूंगा। मेरी सल्तनत अकेली रह जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें और प्रिंसेस ईवा को इस साम्राज्य का राजा और रानी घोषित करता हूं। शेरोन का यह फैसला सुनकर सभी हर्षित हो जाते हैं। मार्टिन और ईवा वादा करते हैं कि वे पहले अपने परिवार से मिलेंगे, फिर वापस आकर इस सल्तनत को संभाल लेंगे। इस दौरान ईवा अपने पिता को ठीक करने की इच्छा व्यक्त करती है, और शेरोन उसकी यह विश भी पूरी कर देता है। इसके बाद शेरोन उन्हें उनके घर के करीब छोड़ देता है। जब वे घर लौटते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो चुका है।
राजा पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने राज्य का शासन दोबारा संभाल लेते हैं। पूरे राज्य में शांति और खुशहाली फैल जाती है। यह देखकर ईवा के पिता भी गर्व से भर उठते हैं। अंत में मार्टिन और प्रिंसेस ईवा का विवाह संपन्न होता है। इसके बाद वे शेरोन की सल्तनत को संभालते हैं और न्यायपूर्वक शासन करते हैं। इसी के साथ इस कहानी का सुखद और हर्षपूर्ण अंत होता है।